Hi everyone, welcome to my YouTube channel Eduadda. This is your English educator Anand Kumar. Dear student, today I am going to teach you Bihar Board class 12th poetry section chapter number 1st, Sweetest Love I Do Not Go. Sweetest Love I Do Not Go. That means मेरी प्रियतमा मैं नहीं जाता हूँ, मैं इसलिए नहीं जाता हूँ, क्यों नहीं जाता है इसमें आपको बताया गया क्लियर करके आगे जाके, ठीक है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इट हैज़ बीन रिटन बाय जॉन डॉन। ये किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन डॉन के द्वारा। जॉन डॉन एक मेटाफिजिकल पोएट है, इनके द्वारा ये कविता लिखा गया है, ठीक है। अपने प्रियतमा को समर्पित करते हुए, अपने प्रेमिका को समर्पित करते हुए कविता जॉन डॉन ने लिखा है, ठीक है। ये एक लव पोएम है जिसको हम प्रेम गीत कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से चलिए, अब उसको पढ़ने से पहले हम अभी पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, पढ़ेंगे लेखक के बारे में। जो कवि हैं हमारे, कवि जो है जॉन डॉन, उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे क्या क्या किए थे, क्या क्या पुरस्कार जीते थे, ठीक है। उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कि जॉन डॉन वाज बोर्न इन 1572 एंड डेड इन 1631। जॉन डॉन का जन्म 1572 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1631 में हुई थी। इनका डेथ और बर्थ दोनों याद रखेंगे, ठीक है। द पायोनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल मतलब होता है मनोभावात्मक कविता, जो मन को भा जाए वैसी कविता। न्यू काइंड ऑफ मतलब नए तरह के, पायोनियर मतलब शुरुआत, जिसको बिगिनिंग कहते हैं। तो शुरुआत में ये शुरुआती तौर के जो मनोभावात्मक कविताएं होती थी उस पर उन्होंने लिखा है। एंड एस्टेरिकल वर्स, एस्टेरिकल का मतलब होता है बच्चों, एस्टेरिकल कहते हैं व्यंग्यात्मक, जो होता है दूसरे पे कविता लिखा जाता है, उनको इस प्रकार की कविता लिखते थे, कॉल्ड मेटाफिजिकल। और इस लिरिकल और एस्टेरिकल को एक साथ मिला करके हम क्या कह सकते हैं? मेटाफिजिकल। इनको मेटाफिजिकल पोएट भी कहा जाता है, ठीक है। ये एक मेटाफिजिकल पोएट भी है। वाज बॉर्न इन लंदन, जिसका जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। इनटू अ प्रोस्पीरियस, देखिए बच्चे प्रोस्पीरियस है ना, इसका मतलब समझेंगे सुख या समृद्ध, मतलब अच्छे खासे घराने में, रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। ऑफ ट्रेडर्स एट टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्टंचली एंटी कैथोलिक। समझिए फिर से कि एकदम सुखी समृद्धि रोमन कैथोलिक फैमिली में, परिवार में इनका जन्म हुआ था। उनके परिवार से लोग ट्रेडर, व्यापारी थे। एट टाइम, उस समय के व्यापारी थे, या उस समय में इनका जन्म हुआ था। व्हेन इंग्लैंड, जब इंग्लैंड वाज स्टंचली मतलब सख्त रूप से, पूरा निर्बद्ध रूप से क्या था? एंटी कैथोलिक था, मतलब कैथोलिक को वहाँ जगह नहीं दिया जाता। सर जैसे हम लोग एंटी मुस्लिम एंटी हिंदू होता है ना, उसी तरह से वहाँ पर एंटी कैथोलिक था, मतलब कैथोलिक लोगों के लिए ज़्यादा प्रेम या प्यार नहीं था वहाँ के लोगों के लिए, ठीक है। तो उस समय में उनका जन्म हुआ था, समझो कितना भयावह हुआ होगा। डन वाज फोर्स्ड, डन मतलब जॉन डन, फोर्स्ड मतलब बाध्य किया गया, मजबूर किया गया। जब डन को मजबूर हो गया था, डन टू लीव, छोड़ना पड़ा था क्या? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। डन मजबूर हो गए थे छोड़ने पर, किसको? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। विदाउट अ डिग्री, बिना डिग्री लिए हुए ही उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ा था, बिना पढ़ाई पूरा किए हुए। क्यों? क्योंकि वहाँ एंटी कैथोलिक था, वहाँ उन लोगों को सही तरह से रहने नहीं दिया जा रहा था। बिकॉज, क्योंकि ऑफ हिज रिलीजन मतलब होता है धर्म, ऑफ मतलब के, हिज मतलब हो गया उसके, क्योंकि उसके रिलीजन के कारण उनको वहाँ का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उनको छोड़ना पड़ा था। ही स्टडीड मतलब पढ़े थे क्या? लॉ मतलब कानून, उन्होंने कानून की भी पढ़ाई की थी। एंड और रीड पढ़े थे क्या? थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र। उन्होंने लॉ कानून का भी पढ़ाई किया था और थियोलॉजी धर्मशास्त्र की भी पढ़ाई की थी। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड मतलब होता है भाग लेना, हिस्सा लेना। उन्होंने भाग भी लिया था किसमें? तो इन 2 नवल एक्सपीडिशन मतलब होता है नाव सैनिक अभियान, जो नाव चलाता है ना, उस सैनिक अभियान में उन्होंने भाग लिया था। एंड और बिकेम अ सेक्रेटरी, और बिकेम मतलब बन गया, सेक्रेटरी मतलब सचिव, और सचिव बन गया टू अ पावरफुल नोबेल। गौर से देखिए, किसका सेक्रेटरी बन गया? तो पावरफुल नोबेल का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो बहुत धनी मनी हो, बहुत जैसे राजा महाराजे की तरह हो, तो उसको पावरफुल व्यक्ति कह सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे सचिव बन गया, क्या बन गया? सेक्रेटरी, सचिव बन गया। ए जॉब ही लॉस्ट, वो भी जॉब उसको खोना पड़ा, वो भी जॉब उसको छूट गया। क्यों छूट गया? वेन ही वाज ब्रीफली, वेन मतलब जब, ही वाज वो, ब्रीफली का मतलब कह सकते हैं क्या कि वहीं पर या थोड़े समय बाद
सेंट टू प्रिजन, उसको थोड़े समय के लिए जेल भी जाना पड़ा था। क्यों जाना पड़ा था? तो फॉर सेक्रेटरी मैरिंग हिज पेट्रोसन सन। पेट्रोसन मतलब होता है जो, सॉरी पेट्रोसन नीस, पेट्रोसन मतलब जहाँ पर वो रहते थे ना, जिस घर माली के घर में वो रहते थे, उनके नीस भतीजी से उन्होंने सेक्रेटरी मैरिंग मतलब चुपचाप शादी कर लिया था, बिना बताए हुए। जिस घर में काम कर, देखो जिस घर में काम कर रहा था उसी घर के मालिक के भतीजी से उन्होंने चुपचाप शादी कर लिया, इसलिए उनको प्रिजन मतलब जेल भी जाना पड़ा था कुछ समय के लिए। इन 1615 मतलब 1615 ईस्वी में, एट द एज ऑफ 42, जिस समय जॉन डन का उम्र 42 साल था, डन एक्सेप्ट, जॉन डन ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया क्या? ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन। ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन मतलब, ऑर्डिनेशन मतलब होता है पुरोताभिषेक, मतलब जिसको पुरोहित बनाया जाता है। उन्होंने स्वीकार के लिए ग्रहण कर लिया, वो बन गया पुरोहित। कहाँ? तो चर्च का पुरोहित बन गया। एंड सून, और जल्द ही जल्द, बिकेम बन गया क्या? वन ऑफ द, एक से एक मतलब एक बन गया, क्या बन गया? ग्रेटेस्ट प्रीचर। प्रीचर मतलब बच्चों होता है उपदेश देने वाला, उपदेशक कहते हैं। तो देखते ही देखते वो महान उपदेशक बन गया, लोगों को समझाने लगा। जैसे हम लोग यहाँ पंडित जी से होता है ना, मौलवी होता है, मौलाना होता है, पंडित होता है, सब लोग बताते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, सधर्म की राह पर चलाते हैं। उसी तरह से ये क्या किए हैं? बहुत बड़ा उपदेशक बन गया वहाँ के चर्च का। कौन? जॉन डन। ऑफ हिज टाइम, अपने समय के। इन लव लिरिसिज्म डन ब्रोक कम्प्लीटली विद द पैट्रिचन ट्रेडिशन। पैट्रिचन ट्रेडिशन मतलब होता है जो वहाँ का स्थिति था, जो उनका परंपरा था ना, उसने सब किसी को छिन्न भिन्न कर दिया, तोड़ ताड़ दिया। इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कॉलिक्युअल टोन, अपने भाषा में इंट्रोड्यूस, परिचय करवा कर, अपने बुद्धिमत्ता का परिचय करवा कर, कॉलिक्युअल अपने सहभागियों को इकट्ठा करवा करके इस भाषा में उन्होंने उपदेश दिया, इस सभी को एकत्रित करके एक जगह कर दिया। हिज लव्स पोएम, इनकी जो प्रेम भरी कविताएं हैं। यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज, उन्होंने लास्ट की खोजें की हैं। ऑफ साइंस, किसका? साइंस, विज्ञान का, ज्योग्राफी, भूगोल का। टू हैमर होम अ पॉइंट एंड कंबाइन पैसन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग। टीचिंग का मतलब होता है बताना या दिखाना, इसके रूप में उन्होंने ये चीज़ काम किया है। डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट। डन जो है, जॉन डन जाने जाते हैं, वेल नोन मतलब होता है प्रख्यात है, विश्व प्रसिद्ध है, जाने जाते हैं किस लिए? सॉन्ग एंड सोनेट, गानों, और सोनेट मतलब होता है 14 पंक्ति वाली कविताओं के लिए। स्टायर्स एंड एलिजीज एंड सरमन्स, इन सबों के लिए जॉन प्रसिद्ध है, जॉन डन। यूनियन, यूनियन मतलब वास्तविक रूप में पोएटिक फीलिंग्स, हार्स मीटर्स, स्ट्रेंड एंड वे म्यूजिकल इमेजेस कैरेक्टराइज ऑल द पोएटिक क्रिएशंस, मतलब जितने भी सारी रचनाएं उन्होंने की है उनमें उन्होंने एकदम चित्रित भावनात्मक रूप से दिखाया है कि किस प्रकार से हम अपने आप को लोगों से जोड़ सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको ये देखते हैं कि ये इधर ख़त्म हुआ, तो आप ये देखें कि थोड़ा बॉक्स में क्या दिया हुआ है, इसको भी थोड़ा पढ़ना जरूरी रहता है। कहता है वर्क इन अ स्मॉल ग्रुप, अपने क्लास के समूहों में काम कीजिए। एंड डिस्कस दीज क्वेश्चंस, और नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है, फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है उसके आप डिस्कस कीजिए, अपने बारे में बताइए। पहला है, योर्स इज़ अ वेरी लवली फीलिंग, क्या आप बहुत अच्छे परिवार से, इस प्यारे परिवार से बिलोंग करते हैं? यू हैव ऑलवेज लिव टुगेदर, क्या आप लोग एक साथ रहते हैं? बट लेकिन नाउ अब यू हैव टू लीव देम, लेकिन अब आप उसको छोड़ दिए। आप एक अच्छे परिवार में रहते थे, आप एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन अब उसको आप छोड़ दिए हैं। टू गो टू द डिफरेंट सिटी, क्योंकि आप अलग सा शहर में कमाने चले गए हैं या कुछ करने चले गए हैं। टू परस्यू योर स्टडी, या आपने पढ़ाई के कारण चले गए हैं। हाउ वुड यू फील, आपको कैसा महसूस होता है जब परिवार को छोड़ कर चले गए हैं? लिविंग द मेंबर्स, घर के परिवारों को, सदस्यों को छोड़कर चले गए हैं। ऑफ योर फैमिली, अपने परिवार के सदस्यों को छोड़कर चले गए हैं, तो आपको बाहर में कैसा लगता है ये बताना है आपको। ठीक है, दूसरा है इमेजिन, आप कल्पना कीजिए योर सेल्फ एट रेलवे प्लेटफॉर्म, कल्पना कीजिए कि आप एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे हैं या बस स्टैंड पे हैं। टू सी ऑफ योर यंगर ब्रदर, एकदम से जहाँ पढ़ने गए वहाँ के प्लेटफॉर्म पर या बस स्टैंड पर आपको एक यंगर ब्रदर मिल जाए, सिस्टर या बहन मिल जाए, हु स्टडीड इन बेंगलोर, जो बेंगलोर में पढ़ रही है। व्हाट डू यू से टू हिम या हर, आप उसे क्या कहना चाहेंगे? आप उसे क्या कहना चाहेंगे? व्हाट फीलिंग डू यू हैव एट द टाइम, और उस समय आपका फीलिंग, आपका भावना कैसा होगा वहाँ पर? ये आपको क्वेश्चन था, ये आपको कैरेक्टराइज करना है, बताना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग
स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को शुरू करते हैं। ये चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इट हैज़ बीन रिटन बाय जॉन डन। बताया आपको इसको किसने लिखा है? जॉन डन ने। इसी को हमको आज पढ़ना है। तो पहली पंक्ति है 2 लाइन, इस लाइन का इस पेज में, इसको देखेंगे। कितना मधुर कविता है, इसको देखिए। अब वीडियो में पूरी तरह से बने रहिए कि आपको अच्छे से कविता समझ में आए, क्योंकि कविता से ही और कहानी जो पढ़ते हैं ना, रीडिंग करते हैं, उसी से ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव के एग्जामों में पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि कैसा है। पहला पंक्ति है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रियतमा मैं नहीं जाता हूँ। मेरी प्रियतमा मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट गो मतलब होता है मैं नहीं जाता हूँ, इसलिए दूर नहीं जाता हूँ। फॉर वेरीनेस ऑफ थी, बच्चों थी जहाँ भी आएगा ना, थी को यूज समझेंगे, ठीक है, इस थी को यूज समझेंगे। वेरीनेस मतलब होता है थकान या उब जाना किसी से, तो इसको वेरीनेस कहते हैं, या चिंता होना। तो कहता है स्वीटेस्ट लव मेरी प्रियतमा आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ, इसलिए नहीं जाता, इसलिए मैं कहीं जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि फॉर वेरीनेस ऑफ थी मतलब कि मैं आपसे, थी मतलब यू मतलब तुम या आपसे मैं उब गया हूँ, मैं आपसे थक गया हूँ, मैं इसलिए बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि आपसे मैं थक गया हूँ। ठीक है, ये कवि अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं। अब इसकी प्रियतमा बोल रही है कि आप कहीं जा रहे हैं तो क्यों। आगे दूसरा चैप्टर है, आगे दूसरा है पेज कि नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, नॉर मतलब ना ही, इन द होप ना ही इस उम्मीद में जा रहा हूँ, द वर्ल्ड कैन शो कि दुनिया में जो लोग हैं वो हमको दिखाएगा क्या, ए फीटर लव फॉर मी मतलब मेरे लिए, फीटर लव मतलब होता है बेहतर प्रेम, फीटर मतलब होता है बेहतर प्रेम। और मैं इसलिए भी नहीं जाता हूँ, इस उम्मीद में नहीं जा रहा हूँ तुमको छोड़ करके कि हमको क्या है, हमको कहीं तुमसे अच्छा आदमी प्रेम करने वाला मिल जाएगा, इसलिए भी मैं नहीं जा रहा हूँ। लेखक अपने प्रियतमा को समझा रहे हैं कि हम इसलिए भी नहीं जा रहे तुमको छोड़ के कि तुमसे अच्छा प्रियतमा प्रेम करने वाली हमको मिल जाए, ये ऐसा भी नहीं है, मेरे मन में ऐसा भी भावना नहीं है। बट इसलिए जा रहे हैं, बट सिंस दैट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आई मस्ट डाई एट लास्ट में मुझे मरना ही है। लेखक मरते समय में बात कर रहा है कि लास्ट में मुझे मरना ही है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि कोई मुझे तुमसे अच्छा प्रेम करेगा, मैं कहीं तुमसे उब गया हूँ, इसलिए नहीं जा रहा हूँ। आई मस्ट डाई एट लास्ट मतलब मुझको अंत में मरना ही है। टीज बेस्ट तो क्यों ना मैं अच्छा से क्या करूं, अंत में मुझे मरना ही है तो यह अच्छा होगा, टीज बेस्ट यह अच्छा होगा कि टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, जेस्ट मतलब होता है हंसी खुशी, जेस्ट मतलब हंसी खुशी, माई सेल्फ मतलब स्वयं, तो मैं अपने आप क्यों ना मृत्यु का स्वांग करूं, अपने आप क्यों ना मैं मर जाऊं, ये लेखक अपने आप को बता रहा है। हंसी खुशी क्यों ना मैं चला जाऊं दुनिया से, जब मुझको अंत में मरना ही है, लेकिन मैं चला जाऊँ। तो ये मत कहना कि आप चले गए तो आपको कोई दूसरा प्रेमिका मिल गई है, आप मुझे उब गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दस बाय फैंड डेथ टू डाई, फैंड का मतलब होता है कि नाटक करना या बताना, डेथ टू डाई मरने का हम क्या कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। इस प्रकार से हम मरने का नाटक कर रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। यस्टर नाइट, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं लेखक अपने प्रियतमा को कि देखो हम अभी जा रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हम फिर नहीं मिलेंगे, फिर ना आएंगे, या हम आपसे उब गए हैं, या हमसे आपसे प्रेम करने वाला ज़्यादा दूसरा कोई हमको मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। कह रहा है देखो एग्जाम्पल क्या दे रहा है लेखक, कितना स्वाभाविक रूप से। यस्टर नाइट मतलब कल रात, यस्टर नाइट मतलब कल रात, द सन, यहाँ सन जो लिखा है ना, सन मतलब सूर्य समझेंगे। वेंट हैंस मतलब चले गए थे, वेंट हैंस मतलब चले गए थे, सन मतलब सूर्य, कल रात सूर्य चले गए थे। शाम होता है सभी जगह से सूर्य गायब होते हैं, मतलब विलुप्त होते जाते हैं, सॉरी विलुप्त कहला गया मतलब विक्षोभ हो जाते हैं, दिख नहीं पाता है। तो यस्टर नाइट लिखा कर रहा है, यस्टर कल रात सुबह सूर्य क्या हो गया था, चले गए थे। एंड येट और अभी देखो हेयर टुडे आज यहाँ पर है, देखो आज किस फिर से सूरज वापस आ गया है। जिस प्रकार से सूरज कल वापस चला गया था रात में और फिर से आज वापस आ गया है, उसी प्रकार से मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी तुमसे मिलूंगा कभी ना कभी, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। लेखक अपने प्रियतमा को समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला, ये देखिए दिया गया है, इसमें आपको बताया गया है, ये प्रियतमा है इनकी और ये जॉन डन है, इसमें चित्रित किया गया, बताया गया। ठीक है, अब देखिए कितना अच्छा बात है इसमें
कि ही हैथ, हैथ का मतलब समझेंगे हैज, हैथ का मतलब हैज समझेंगे। नो डिजायर नॉर सेंस। देखियो वो जो सूर्य वापस जो चला आया है और उस कल जो गया था, ही हैज, उसके पास नो डिजायर, कोई इच्छा नहीं था, कोई तमन्ना नहीं था कि हमें किसी से मिलना भी है, कोई नहीं, वो बेमौल था, हमको जाना है फिर आना है, वो कोई चिंता नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था सूरज को। नॉर सेंस, और उसके पास कोई समझ भी नहीं था कि हम चले जाएंगे तो किसी को दुख होगा, किसी को तकलीफ होगा। क्यों दुख होगा? क्योंकि हमको आना ही है। तो लेखक ये मृत्यु को समझा रहे हैं, मृत्यु के स्वांग को समझा रहे हैं अपने प्रेमिका को, ठीक है। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और उसके पास नहीं, उसके पास कोई रास्ता छोटा था कि जल्दी जाए जल्दी आए। उसके पास एक बड़ा सा लंबा विशाल रात का एक रास्ता था, पूरे रात को तय करके तब फिर से सुबह में आना है उस सूर्य को। समझो कितना बड़ा रास्ता था। शॉर्ट वे मतलब होता है छोटा रास्ता, हाफ शॉर्ट वे मतलब एकदम छोटा सा रास्ता भी नहीं था कि हम जल्दी जाए जल्दी आए। उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी देखो आज कल गया था और आज आ गया है। देन फियर नॉट मी, तब मेरे लिए तुम मत डरो, मेरे लिए मत तुम चिंतित मत हो कि मैं जा रहा हूँ तो हम आएंगे कि नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, इसलिए नहीं चिंता हो। देखो सूर्य के पास कोई इच्छा नहीं था, सूर्य के पास कोई प्रेमिका नहीं थी, सूर्य को कोई सोचने वाला नहीं था, फिर भी वो गया फिर वापस आ गया। मेरे बारे में सोचो, मैं मेरे लिए तो कुछ है। बट बिलीव, लेकिन विश्वास करो, दैट की आई शैल मेक ए स्पीडियस जर्नी सिंस आई टेक, करे विश्वास करो कि आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी, मैं तेजी से यात्रा करूंगा। स्पीडियर जर्नी मतलब होता है, स्पीडियर मतलब तेजी से, जर्नी मतलब यात्रा, मैं जल्दी से जाऊंगा और जल्दी से आऊंगा। देखो सूर्य के पास तो लंबा रास्ता था पूरी रात का, लेकिन मेरे पास सभी चीज़ है, मेरे पास तुम हो, तुम्हारे प्रेम है, तुम्हारे लिए मेरा सब चीज़ है। तो सूर्य के पास तो कुछ नहीं था, जल्दी आ गया, लेकिन मेरे पास तो सब चीज़ है, तो मैं कितना जल्दी आऊँगा ये सोचो। मैं स्पीडियर जर्नी करूँगा, एकदम तेज़ी से यात्रा करूँगा। सिंस आई टेक, जल्द ही मैं वापस आऊँगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स, और चूँकि मैं अपना पंख लगाऊंगा। एंड सपर्स देन ही मतलब होता है तुम, या ही मतलब तुम समझो, सपर्स मतलब अभिप्राय, मोर विंग्स एंड सपर्स देन ही, और मेरे पास तो तुम हो, मेरे पास लौटने का अभिप्राय भी है कि हम क्यों जाएं, वापस नहीं जाएंगे, लेकिन हम आना होगा। क्यों आना होगा? क्योंकि मेरे पास ही तुम हो। और सूर्य के पास तो कोई भी नहीं था, ना इच्छा था, ना तमन्ना था, ना कोई समझ था कि हम क्यों आए हैं और क्यों गए हैं। तो सूर्य के पास कुछ नहीं था, फिर भी वो वापस आया है। तो समझो कि मेरे पास तो तुम हो, तो तुम्हारे लिए मैं वापस नहीं आऊँगा। ये लेखक अपने प्रियतमा, अपनी प्रेमिका को बता रहे हैं, ठीक है। आगे कहता है, देखो, ओह अरे हाउ फीबल इज मैंस पावर, आदमियों की शक्ति कितना कमज़ोर है। देखो आदमियों का शक्ति कितना कमज़ोर है, मनुष्य की शक्ति कितना कमज़ोर है, दुर्बल है। दैट की इफ़ गुड फॉर्च्यून फॉल, अगर अच्छा समय, फॉर्च्यून मतलब भाग होता है, गुड मतलब अच्छा, फॉल मतलब गुजर जाना, अगर अच्छा समय गुजर गया है ना, तुम्हारा हंसी खुशी का समय चला गया है, शादी विवाह का माहौल चला गया, हंसी खुशी का माहौल चला गया है, कैन नॉट एड अनदर आवर मतलब घंटा, अनदर मतलब एक और, एड मतलब जोड़ना, कैन नॉट मतलब नहीं। अगर आदमी का जो खुशी का समय है, हंसने गाने का समय है, वो अगर वापस चला गया है, तो अब तुम उसमें एक घंटा अब जोड़ भी नहीं सकते हो कि थोड़ा और हंस लेते हैं, एक घंटा और क्या करते हैं, बढ़िया से रह सकते हैं, ऐसा तुम जोड़ भी नहीं सकते हो। नॉर अ लॉस्ट आवर्स रिकॉल, लॉस्ट मतलब जो खो गया है, जो चला गया है। नॉर अ लॉस्ट आवर्स रिकॉल मतलब वापस करना। नॉट अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और जो बीता हुआ समय है उसको रिकॉल भी नहीं कर सकते हैं। बीता हुआ समय जो है उसको रिकॉल भी नहीं कर सकते, मतलब वापस भी नहीं ला सकते हम इसको। बट कम बैड चांस, लेकिन जो हमारा बुरा समय होता है, बैड चांस मतलब बुरा समय होता है, जो बुरा समय आता है तो क्या करते हैं, देखिए आगे, बुरा समय आता है एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, ज्वाइन मतलब उसको जुड़ जाना, स्ट्रेंथ मतलब ताकत से, आवर स्ट्रेंथ मतलब हम अपनी ताकत से। तो बुरा समय जो आता है ना, तो हम उस पर अपने बुरा समय को हम अपने पर हावी होने देते हैं। अरे चलो रो लो, बढ़िया से रो, एकदम रोते रहते हैं, 10 दिन तक शोक में डूबे रहे हैं, लेकिन खुशी आती है तो 2 घंटा 4 घंटा के लिए खुशी आती है, देखते हैं। उसके बाद तुम खुश रह भी नहीं सकते हो, चाहोगे भी तब पे नहीं। लेकिन अगर बुरा समय आता है तो तुम रोते रहते हो 4 दिन तक, 10 दिन तक, अरे ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ऐसे करके तुम रोते रहते हो। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम उसको सिखाते हैं, हम उसको बताते हैं कि कितना बड़ा हो मेरा दुख, कितना तकलीफ मेरा बड़ा हो, कितना मैं दुख भोगूं। इट सेल्फ
और अस टू एडवांस, और उसे लंबे समय तक खींचे जाते हैं, अपने दुख तकलीफ को अपने लंबे समय तक खींचे जाते हैं। तो क्यों ऐसा करना जब हम अच्छे समय को जोड़ नहीं सकते हैं? एक भी घंटा हम अच्छे समय को जोड़ नहीं सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि एक भी घंटा अच्छे समय को जोड़ नहीं सकते हैं, तो क्यों हम बेमतलब का बुरा समय को ढोते चले 10 दिन 5 दिन 8 दिन, यूँ क्यों नहीं ख़त्म कर दे? 10 मिनट हुआ है ख़त्म कहानी। क्योंकि हमको जब अच्छा समय नहीं रह सकता है तो हम बुरा समय को क्यों रखें? ठीक है, ये कहना है कवि को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है वेन यू साइस्ट, सॉरी वेन था का मतलब यू समझेंगे। वेन यू साइस्ट नॉट वेंड, कह रहे हैं कि जब तुम आहे भरते हो, हवा नहीं आती है, मतलब हवा नहीं मिलता है, दूसरे को नहीं सुनाई देता है। जब तुम रोते हो तो दूसरा कोई नहीं समझ पाता है तुम्हारे दर्द को, तो हम फिर क्यों रो रहे हैं? हवा में नहीं घुल पाता है। बट साइस्ट माई सोल अवे, लेकिन मेरी जो आत्मा है, मेरा जो रूह है, वो तुम्हें दूर ले जाता है। क्या करता है? मेरा जो आत्मा है वो तुम्हें दूर ले जाता है। वेन दाउ किप्स्ट अनकाइंडली काइंड, जब तुम अपने आप को जब वेन यू विप्स मतलब रोना होता है, था मतलब यू, जब तुम रोते हो, अनकाइंडली काइंड मतलब बेरुखी सब, जब तुम रोते हो बिना मतलब का, जो तुम रोते रहो एकदम आहे भर भर के, माई लाइफ्स ब्लड डथ डिके, मेरे जो खून है ना अंदर वो नष्ट हो जाता है। माई लाइफ ब्लड, मेरे ज़िंदगी जीने की जो खून है वो डथ डिके मतलब मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। जब तुम रोती हो, आए भरती हो, मुझे तकलीफ़ आता है। आई कैन नॉट बी, मैं ये सह नहीं सकता हूँ। ऐसा हो नहीं सकता है कि तुम रो और मेरा खून जम जाए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है, लेखक अपने प्रेमिका से कह रहे हैं। दैट यू लव्स मी एज यू सेस्ट, इफ़ इन द थीन माई लाइफ दाउ वेस्ट, कर रहे हैं। दाव जहाँ भी देखेंगे ना, THOU दाव, तो उसको समझेंगे यू। ठीक है, करे दाव लॉस्ट मी एसेस्ट, मतलब मेरा जीवन जो है, अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो, अगर तुम कहती हो कि इफ़ थाइन माई लव यू वेस्ट, अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो और मुझे मानती हो, तब तुम मत रो, तब ये रो करके मेरा ज़िंदगी तुम क्यों बर्बाद कर रही हो? अगर तुम मुझसे प्रेम कर रही हो तो रोना धोना तुम बंद करो। दाव आर द बेस्ट ऑफ मी, आर्ट मतलब आर समझेंगे, बेस्ट मतलब तुम मेरे लिए सबसे अच्छी हो। हम तुम्हारे लिए अच्छे हैं, या तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। ठीक है, ये लेखक कर रहे हैं। लास्ट है ये पैराग्राफ, देख लीजिए। कर रहे हैं कि लेट नॉट थाई डिवाइन हार्ट, थाई मतलब यू, लेट नॉट थाई डिवाइन हार्ट, अपने प्यारे दिल से पूछिए, इसकी जो ईश्वरत्व दिल होता है ना, डिवाइन हार्ट मतलब ईश्वरत्व दिल, फॉर थिंकिंग मी एनी इल, मतलब ऐसा मत सोचो कि मैं बुरा होगा, तुम्हारे लिए बुरा हो जाएगा। इल मतलब बुरा समझो कि बुरा हो जाएगा। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, टेक दाई मतलब यू, मतलब कहते हैं कि डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, डेस्टिनी जो है, भाग्य जो है, डेस्टिनी तो भाग्य जो है अपना हिस्सा ले ही लेती है। तुमको रुलाना है तो रुला ही देती है, हंसाना है तो हंसा ही देती है, तो तुम क्यों बेरुखी होकर रो रहे हो? एंड मे दाई फियर्स फुलफिल मतलब होता है, और तुम्हारे जो दिल है, रधीर है, मेरे लिए डर के लिए माहौल बना देती है। बट थिंक दैट वी, लेकिन सोचो, लेकिन ऐसा सोचना पड़ेगा तुमको, आर बट हम है क्योंकि टर्न असाइड टू स्लिप, अगर हम मर भी जाए, हम स्वांग भी रचाए मरने का, तो ऐसा तुम सोचना कि बट टर्न, तुम बगल पे बिस्तर पे मुड़ना, असाइड टू स्लिप, और देखना कि मैं तुम्हारे एक ही बिस्तर पे, हम भी सोए हैं और तुम भी सोई हो। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, कह रहे हैं कि एक ऐसा जो प्रेम होता है, दे हु वो आदमी, वन अनदर कीप एक दूसरे के लिए जीते मरते हैं, वन अनदर कीप मतलब एक दूसरे के लिए जीते मरते हैं, ऐसा कोई आदमी हो, अलाइव नेवर पार्टेड भी, कभी वो मरता नहीं है, कभी वो ख़त्म नहीं होता है। कि अलाइव मतलब होता है मौत, कभी उसका मौत नहीं होता है, वो कभी जुदा नहीं हो सकता है, उसे कोई जुदा नहीं कर सकता है। जो एक दिल, एक मतलब दो शरीर और एक जान होते हैं, उसको कभी कोई मार नहीं सकता है, कोई
मिटा नहीं सकता उसको। लेखक देखो कितना बड़ा बात इसमें कह दिया है कि अपने प्रेमिका के बारे में, ठीक है। तो ये एक कविता था जो अपने बारे में लेखक बताए हैं, अपने प्रेमिका के बारे में बताए हैं, किस प्रकार से हम मृत्यु का स्वांग करते हैं। तो तुमको रोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं रोना चाहिए? क्योंकि एक ना एक दिन हम में से सभी को जाना ही है, तो फिर रो करके क्या फ़ायदा? क्यों झूठे का बेढोल करें कि हम मर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। हमें आराम से जाने दो। और हम इसलिए भी तुमसे नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमको तुमसे दिल भर गया है, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एक ना एक दिन मरना है। फिर मृत्यु का स्वांग हम अपने अच्छे से करेंगे, हंसेंगे, गाएंगे और अच्छे से विदा होंगे। ये लेखक अपने आप को। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप जो होगा बच्चों का, जो क्लास 10th का तैयारी कर रहा है बिहार बोर्ड से, तो उसको इंग्लिश से टॉपिक बाय टॉपिक, क्लास 12th का टॉपिक बाय टॉपिक इसको दिखा देते चलिएगा, जो बच्चा पढ़ सके। ये पहला प्रोज सेक्शन था, पोइट्री सेक्शन था, प्रोज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का। अब अगला आपको अगर चाहिए तो हमको प्लीज़ मैसेज कमेंट कीजिए। कमेंट में आप बताइए कि कौन सा चैप्टर का वीडियो आपको चाहिए। हम उसके आपके हिसाब से, कमेंट के हिसाब से आपको वीडियो बना के डालते रहेंगे। इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर भी हम करवाते रहेंगे, ठीक है। अब इसको पढ़ने से आप देखिएगा ऑब्जेक्टिव बुक निकाल के, आपको हर एक प्रकार के क्वेश्चन आपको सॉल्व होते चले जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें नहीं आएगी। थैंक यू। जय हिंद।